हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम वर्मा बघार झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग ने स्ट्रिपिंग रेशियो के सारे डिफिनेशन को देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेंच पैरामीटर्स, यानी कि बेंच का डायमेंशंस और बेंच से रिलेटेड जितने भी आपके सेंटेंस वर्ड्स आएंगे, ये सारे की डिफिनेशंस। ओके, तो बेंच पैरामीटर को आप एज ए डायमेंशन भी बोल सकते हो, डायमेंशन। ओके, तो आज की क्लास हम लोग बेंच के बारे में पढ़ेंगे। बेंच पैरामीटर्स पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि बेंच बोलते किसको और होल रोड बोलते हैं किनको। बेंच यानी कि अगर आप ओपन कास्ट मेथड ऑफ वर्किंग यूज कर रहे हैं, ये आपका सरफेस स्ट्रक्चर्स हो गया या फिर सरफेस हो गया, और आपका डिपोजिशंस यहाँ है, कोले का डिपोजिशंस यहाँ है। ठीक, एक लाइन ये हो गया, फिर दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ। लाइन्स नहीं बोलते हम लोग, इसको बोलेंगे क्या, स्ट्राटा या फिर लेयर। तो ये आपका सरफेस स्ट्रक्चर्स, पेड़ पौधा जो भी है, दिस एंड दैट्स। ओके, अब हम लोग वर्किंग में आ रहे, मेथड ऑफ वर्किंग में आ रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जितना ओबी है यहाँ से यहाँ तक, इसको ओवरबर्डन बोलते हैं। ओबी है यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर्स को साफ करते हुए एज ए मशीन ब्लास्टिंग का जरूरत पड़ेगा तो ब्लास्टिंग करेंगे, अदरवाइज मशीन से भी मिट्टी कट जाती है। तो ये ऐसे हम लोग चलते गए, साफ करते गए ओबी तक, यहाँ से साफ करते गए। अगर एक एक बेंच यानी कि एक होल रोड में आपका ओबी नहीं होता है कटिंग, तो फिर क्या करते हैं, सपोज दैट इतना हम लोग साफ कर दिए, ये सरफेस का स्ट्रक्चर इतना साफ कर दिया। अब यहाँ से यहाँ सपोज दैट 12 मीटर की ओबी है, ये 12 मीटर की ओबी है। तो 12 मीटर यानी कि बहुत हाइट होती है, देखने को बहुत हाइट में होती है। तो ये आप एक साथ 12 मीटर तो सपट्टा नहीं खाते हुए निकलेंगे या फिर सपट्टा खाली करते हुए नहीं निकलेंगे। आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें पार्ट्स बाय पार्ट्स फॉर्मेशंस बनाते हुए मेथड ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग करना होता है, पार्ट्स बाय पार्ट्स। अब ये पार्ट्स बाय पार्ट्स एज ए एग्जांपल या फिर आपको समझने के लिए मैंने पार्ट्स बाय पार्ट्स बोले हैं, बट पार्ट माइनिंग के टर्म में ये पार्ट्स, सपोज दैट ये यहाँ एक पार्ट्स हो गई, फिर यहाँ दूसरी पार्ट्स हो गई, तो ये पार्ट्स ना बोल के इसे हम लोग माइनिंग के टर्म में बेंच बोलते हैं, बेंच। ओके, अब आप पूछेंगे सर कि हम लोग 12 मीटर को ओबी हटा रहे तो कितने बेंच बनेंगे, कितने बेंच बनेंगे। तो बेंच की जो हाइट होती है वो 6 मीटर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। रेगुलेशंस 105 एंड 106, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग एंड मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, दोनों में बेंच की हाइट से डिफरेंस है, वो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। बट आप एक अनुमान लगा के रखिए कि 6 मीटर की बेंच हाइट हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो टोटल ओबी कितना है, 12 मीटर। तो हमारा जो बेंच का डिवाइडेड होगा, बेंच फॉर्मेशंस होगा इसमें 12 मीटर में, तो इसमें कितने बेंच फॉर्मेशन होगा, दो बेंच बनेंगे यहाँ की, यानी कि पहला बेंच बेंच ये पहला बेंच और ये दूसरा बेंच। ओके सर, यहाँ से तो हम लोग कंटिन्यू वर्किंग करते गए, ये आपका वर्किंग होते गया।
ठीक। और एक चीज और, ये आपका बेंच है ना, बेंच बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेंच बन रहा है ये एज वेल एज होल रोड भी है। होल रोड से ही बेंच का फॉर्मेशन करते हुए हम लोग बोल चलते, मतलब वर्किंग में चलते जाते हैं। होल रोड ऐसे हुआ, फिर ये पहला बेंच हो गया। फिर अगर दूसरी बेंच आपको इसके जस्ट नीचे 6 मीटर के नीचे है, तो फिर यहाँ से आपको रैंप बनाना होता है। रैंप बनाना होता है जहाँ से मशीनरीज अप एंड डाउन करती है दूसरी बेंच के लिए। तो ये ऐसे टर्निंग आएगा बेंच के लिए। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सर्कुलर में रैंप बनाते हुए दिखा सकते हैं। ये आपकी दूसरी बेंच। यहाँ से यहाँ हाइट टोटल 12 मीटर थी, अब यहाँ से यहाँ हाइट 6 मीटर हो गई। अब जाके ये फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ कोयले का फॉर्मेशन आया दूसरी बेंच में। तो फिर यहाँ से भी यहाँ बेंच बनाते हुए एज इट इज बेंच बनाते हुए हम लोग डीपली जाते हैं कोयले को एक्सट्रैक्शन करने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे 12 दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि पहला बेंच 6 मीटर का, दूसरा बेंच 6 मीटर का। यहाँ एंडिंग पे आए हम लोग, एंडिंग पे आके यहीं पे आपका रैंप बनेगा। ऐसे रैंप बनाते हुए दो पार्ट में ये आप दूसरी पार्ट में बेंच को पहुंच गए। ये बेंच को कटिंग करते हुए आप आगे आ गए, और बेंच को ही होल रोड कहते हैं। ये यही आपका मीन्स ऑफ कन्वेंस है, यानी कि होल रोड, मेन ट्रांसपोर्ट रोड। ठीक। अब फॉर्मेशंस 12 मीटर हटाने के बाद जो थर्ड बेंच हम लोग बना रहे हैं, ये यानी कि कोयले का फॉर्मेशन में हम लोग आ गए। तो ये आपका बेंच बनाते हुए कोयले तक पहुंच गए। अब यहाँ सपाटा आप लोग कंटिन्यू कोयले का एक्सट्रैक्शन करते हुए फिर नेक्स्ट बेंच में हम लोग निकलेंगे। तो इस तरह से एज ए प्रैक्टिकल आप देखे होंगे तो समझ में आएगा, बट फिगर में आप इसी तरह समझिए। ओके, तो ये आपको लग रहा है सीढ़ी बाय सीढ़ी। एक मिनट में इंक डाल के आता हूँ। तो अगर आप इसे ट्रोफोलॉजी करके देखेंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर लगेगा सीढ़ी बाय सीढ़ी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। अगर छत आप चढ़े होंगे, घर की छत या किसी बिल्डिंग की छत सीढ़ी से, तो सेम इट इज यहाँ भी है। ओके, तो इसी को हम लोग बेंच बोलते हैं, और बेंच पे चलने वाले रास्ते को हम लोग हॉल रोड बोलते हैं। आप अगर फिगर बनाएंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो ये आपका बेंच ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिगर्स बनाते हुए चलेंगे। ये स्टेप हो गया, तो इसी में आपका ये होल रोड हो गया, ये होल रोड हो गया, फिर ये होल रोड, फिर ये होल रोड, और ये होल रोड। ओके, होल रोड के बाद आपको बेंच की हाइट एंड विड्थ दोनों मेंटेन करना है। बेंच की हाइट, यानी कि ये जो बेंच है इसकी हाइट और इसकी विड्थ, लंबाई, दोनों मेंटेन करना है। लंबाई नहीं, मतलब चौड़ाई, सॉरी। ये हाइट हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। अरे भाई रास्ता, ये रास्ता ऐसे जाएगा ना, तो रास्ते की ये पूरी हाइट हो गई इतना, और ये वाला चौड़ाई हो गई। तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये चौड़ाई की।
तो हाइट एंड ब्रीथ दोनों को मेंटेन करते हुए हमको बेंच का फॉर्मेशंस करना है। तो पहला चीज पैरामीटर्स में का क्या आ गया, आपका बेंच आया, बेंच की क्या आई, हाइट आई, बेंच की क्या आई, ब्रीथ आई, ओके, चौड़ाई आई। अब तीसरा पैरामीटर में क्या जाएगा, सोचिए आप किसी बड़ी मशीन को नीचे कितना एंगल्स में उतार सकते हैं, या फिर आप किसी मशीन को, टिपर को या कोई भी डंपर को कितने एंगल से आप माल लोड करके उठ सकते हैं, या फिर खाली गाड़ी ढलान में तो एज इट इज कोई भी गाड़ी उतर जाता है, बट लोडिंग गाड़ी क्या कितनी हाइट कितनी स्लोप के एंगल्स में चल पाएगी, ये आपको कंसेप्ट लगाना है। तो थर्ड मीटर जो हो गया हमारा, यहाँ का जो एंगल्स होगा, ये एंगल्स ऑफ सेफ्टी या फिर एंगल्स ऑफ स्लोप, ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। रैंप रैंप की बात अलग है। रैंप क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मशीन हमारा यहाँ है तो हम लोग ऐसे तिरछा रैंप बना देते हैं सिर्फ मशीन्स के लिए, यानी कि सोवेल्स मशीन, एक्सकवेशन मशीन के लिए, क्योंकि वो चेन माउंटेड रहते हैं, इसमें चेन्स लगी हुई रहती है, तो ये कहीं भी चढ़ सकता है, 1:4 डिग्री में ये कहीं भी चढ़ सकता है, ठीक है। बट टायर वाला ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है, ब्रेक भी नहीं लगेगी, ओके। तो इसी को हम लोग रैंप बोलते हैं। तो ये पहला हाइट हो गया, ब्रीथ हो गया पैरामीटर्स में, उसके बाद एंगल ऑफ सेफ्टी हो गया, उसके बाद रैंप हो गया, ये सब पैरामीटर्स आएंगे, यानी कि डायमेंशंस आएंगे बेंच पैरामीटर के अंदर। इसके बाद आपको और क्या देखना है इसमें, सेफ्टी के लिए तो आपको यहाँ अबेंडमेंट या फिर बर्न बनाना होता है किनारे किनारे। बर्न की जो डायमेंशंस रहती है, ये 2.5 मीटर की इसकी चौड़ाई रहती है नीचे वाले बॉटम, और ये है 1 मीटर की चौड़ाई रहती है, और ये जो हाइट रहती है, ये टायर का डायमीटर इतना हाइट रहता है। अगर ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टू 2 मीटर्स की हाइट है तो इसकी भी 2 मीटर्स की हाइट होनी चाहिए, ये ताकि बर्न इसलिए दिया जाता है ताकि अगर ये तो आपका इधर खाई हो गया, हाइट हो गया, तो यहाँ से यहाँ बर्न दे देने से इन द केस कभी भी डंपर अनकंट्रोल हो जाता तो बर्न क्या करता है, टायर को नीचे जाने से रोक के मोड़ देता है ऐसे। ओट, लोकल लैंग्वेज में अगर आप ओट समझते हैं तो ओट क्या करता है, रोकता है ना गाड़ी को पीछे या आगे बढ़ने से। तो सेम इट इज यहाँ पे बर्न होता है, ये किस में आएगा, एंगल्स ऑफ, इसमें ये सेफ्टी डिवाइस में आएगा डंपर का, मशीन्स का, ठीक। अब बेंच पैरामीटर में डायमेंशंस हो गया। अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि बेंच हाइट कितनी रखनी है, बेंच ब्रीथ कितनी रखनी है, और बेंच की एंगल्स कितनी होनी चाहिए, ठीक। एक बार सिलेबस को फिर से देख लेते हैं। हाँ, बेंच पैरामीटर में हाइट ऑफ द बेंच, विड्थ, एंगल ऑफ स्लोप 45 डिग्री, टॉय, ठीक, क्रेस्ट। आप अगर वाइब्रेशंस पढ़े होंगे चैप्टर साउंड में, तो ये ऐसे वेव निकलती है, इसको हम लोग टॉय बोलते हैं, और नीचे वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक। यहाँ भी सेम इट इज टॉय एंड क्रेस्ट होती है। अपर पॉइंट, अगर बेंच की सबसे अपर पॉइंट को हम लोग टॉय बोल लेते हैं, और डाउन पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद स्टेटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग हाइट, विड्थ, एंगल ऑफ स्लोप, यानी कि डीजीएमएस क्या कहता है, कितने रेगुलेशंस हैं कि बेंच और बेंच की पैरामीटर्स डायमेंशंस बनाने के लिए, कहने का मतलब जो स्टेटरी प्रोविजन, हम लोग माइंस चला रहे हैं तो माइंस में आपको सहूलियत से काम करना है, और जो सहूलियत से काम करना है वो काम कौन
दिशा निर्देश देता है, वो देता है डीजीएमएस, जिसको हम लोग रेगुलेशन के रूप में जानते हैं। ओके, रेगुलेशंस क्या है? कानून है। डीजीएमएस कानून बनाता है, माइंस एक्ट बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, माइंस रेस्क्यू रूल्स, बहुत बहुत सारे स्टेटरी बुक्स एंड रूल्स बनाते हैं, जो कि डीजीएमएस द्वारा निर्धारित रहते हैं, और उसी को फॉलो अप करते हुए हम लोग माइंस का ऑपरेशंस करते हैं। एक्सकवेशंस मिनरल्स का कहते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशंस आपको 105 पढ़ना होगा एंड 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग एंड मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के अकॉर्डिंग डायमेंशन आपको यहाँ पे करना है। आई बात समझ में? ओके, नहीं आ रही है तो चल रहे हैं धीरे धीरे, आपको समझ में आएगी, डेफिनेटली आएगी, और नहीं तो फिर मैं हूँ, कमेंट में आप आज पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप सेंटेंस लिखिए। इन ओपन कास्ट माइनिंग, पहले बेंच पैरामीटर के बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर कितने बेंच पैरामीटर होते हैं वो लिखेंगे। बेंच पैरामीटर में इन ओपन कास्ट माइनिंग पूरी लिख देता हूँ। Bench parameters are theoretical for safe and efficient operations. Bench parameters are आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। बेंच पैरामीटर्स आर क्रूशियल्स, यानी कि महत्वपूर्ण, क्रूशियल्स इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण, फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस, सेफ एंड एफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशन से लिख दीजिए, माइनिंग वर्किंग या फिर माइनिंग ऑपरेशंस। ओके, ये बेंच पैरामीटर के बारे में डिफिनेशंस, मतलब थोड़ी लाइंस मैं चेक कर लेता हूँ आपकी मोबाइल में। हाँ, ओके, इन ओपन कास्ट बेंच पैरामीटर आर क्रिटिकल, सेफ एंड एफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशंस। ओके, अब नीचे का सेंटेंस हम लिखेंगे, द फॉलोइंग्स आर द बेंच पैरामीटर्स, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए कि दिस पैरामीटर्स आर पहला क्या हो जाएगा, बेंच हाइट, बेंच विड्थ, फिर फेस एंगल और रोड डिजाइन। ओके, बेंच हाइट, बेंच विड्थ, WID विड्थ का WEIDTH देख लेना, चौड़ाई। ठीक, उसके बाद थर्ड वन इज एंगल ऑफ सेफ्टी या फिर एंगल ऑफ रिपोज। एक मिनट,
क्या है? एंगल ऑफ स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप मतलब ढाल, आप ढाल समझिए कितनी ढाल में है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप नजर आ रही है, लेकिन बेंच को आपको डाउन बनाते हुए नीचे उतरना है। हमें तो यहाँ तक पहुँचना है ना, कोल तक पहुँचना है ना, तो सीधा जाएंगे तो भाई समझ रहे हो। तो ये ढाल बनाते हुए हमको कोले तक पहुँचना है, और ये जो ढाल रहती है वो कितने तक जाएगी? नॉट मोर देन 45 डिग्री, या फिर कितनी, अगर इसको हम कैलकुलेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो 1:16 आएगा ग्रेडियंट। ओके, 1:16 ग्रेडियंट। तो एंगल ऑफ सेफ्टी हो गया। इसमें और अगर लिखना चाहें तो ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। होल रोड लिखिए पहले, होल रोड, फिर होल रोड ग्रेडियंट लिखिए, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है ना? हाँ, होल रोड आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है होल रोड ग्रेडियंट। ओके, फिर इसके बाद स्टेटरी प्रोविजन, वो तो एक टॉपिक है, पैरामीटर्स में नहीं आते हैं वो, ठीक ना। तो ये आपको चारों पढ़ना है। इसी को हम लोग पैरामीटर्स कहेंगे, किनका? बेंच पैरामीटर्स। ओके, बेंच हाइट पढ़ेंगे, बेंच विड्थ पढ़ेंगे, एंगल ऑफ स्लोप पढ़ेंगे, होल रोड और होल रोड ग्रेडियंट पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें कितनी डायमेंशंस रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, कैसे होल रोड का फॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग देखना है। फिर इसके बाद एक चैप्टर हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट। देन आफ्टर ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरीज में जाएंगे। आपको अगर वीडियो लेक्चर्स समझ में नहीं आ रहा है कैसे देखना है, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे जाइए, चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट जाइए। प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, माइनिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, CMR 2017, फिर माइंस एक्ट 1952, माइनिंग के जितने भी बुक्स एंड टॉपिक्स है सारे के सारे वहाँ पे सजा के रखे गए हैं। अगर आपको सेकेंड ईयर पढ़ना है तो सेकेंड ईयर में जाइए, थर्ड ईयर पढ़ना है तो थर्ड ईयर में जाइए। उसके बाद प्ले ऑल करते जाइए, आपको डेफिनेटली सारे वीडियो नजर आएंगे। बीच में अगर कोई भी वीडियो आपने गैप करा तो आगे का कंसेप्ट समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू एकदम कंसिस्टेंसी के साथ देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। देन आफ्टर एक अच्छा आप माइनर्स बन सकते हैं, अच्छा ओवरमैन, अच्छा मैनेजर, इनफैक्ट की सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ आप मैनेजर तक, CMD तक की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। पढ़िए लिखिए, CMD तक पहुंचिए। ओके, तो ये बेंच के पैरामीटर्स, चलिए अब एक एक को डील करते हैं। तो ये आपका बेंच का डिफिनेशंस हो गया। फिर इसके बाद बेंच की पैरामीटर्स क्या है, बेंच की प्रोविजनल क्या है, इसमें कितने डायमेंशन रखी जाती है, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी आप बेंच का डिफिनेशंस को देखिए। दिस इज ए पार्ट ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग हैविंग इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशंस मतलब पहले हम लोग तोड़ते हैं, फिर लोडिंग करते हैं। ओबी को तोड़े तो ये छोटा हुआ, छोटा हुआ मतलब फ्रेगमेंटेशन दरार आए, फिर मशीन से हम लोग उसको निकाले, लोडिंग किए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किए, ओबी को हटाएं। तो इसी को प्रोसेस करते हुए हम जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसी को बेंच कहते हैं।
इट लुक्स लाइक ए स्टेप्स, मतलब सीढ़ी जैसा ये दिखता है। ये आपका बेंच हो गया। ठीक, एक क्रेस्ट मैंने बताया था, टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है वो क्रेस्ट, और लोअर पॉइंट होता है वो टॉय। तो इसको हम लोग टॉय बोलते हैं, और ये टॉप मोस्ट को क्रेस्ट बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्रस्ट लिखिए। दिस इज ए लाइन ऑफ intersections of query, site and subjacent unmined surface. Crust is the line of intersections of top surface of bench and its slope surface. हाँ, ये आपका काफी अच्छा डिफिनेशन है। क्रस्ट इज अ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी लिखती हूँ क्रस्ट। क्या डिफिनेशन है? क्रस्ट, it is the line of it is the line of intersections of top surface of bench, top surface of bench and its slope surface, and its slope surface। ठीक है, ये डिफिनेशंस हो गया। मैं, हाँ ठीक, ओके। क्रस्ट हो गया। अब हम लोग टॉय को डिफाइन करते हैं। टॉय को डिफाइन करने के लिए, टॉय इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ फ्लोर सरफेस ऑफ बेंच एंड इट्स स्लोप सरफेस। वो टॉप सरफेस हो गया, इसमें बस स्लोप फ्लोर सरफेस लिखना है। ठीक है, तो इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन टॉप सरफेस है ये, इसमें आपको फ्लोर सरफेस लिखना है। इट इज द line of intersection of floor surface of bench and its slope surface। ठीक है, ये टॉप सरफेस को क्रस्ट और फ्लोर सरफेस को टॉय। एक मिनट, लैपटॉप में चार्ज में लगाता हूँ, तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम अगर 3D डायमेंशंस में दिखाना चाहें तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये आपका 3D डायमेंशंस में चला जाएगा, है ना। 3D टाइप में दिस वन, यहाँ से डाउन दिस वन। ओके,
अच्छा, बेंच का पर्पस क्या होता है? बेंच का पर्पस क्या होता है? बेंच का पर्पस यानी कि हम लोग ट्रांसपोर्ट जो करते हैं हॉल रोड, तो बेंच पे ही हॉल रोड बनाते हुए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो पहला ट्रांसपोर्ट के वर्क आएगा, ये बेंच ट्रांसपोर्ट के वर्किंग आएगा। फिर बेंच बनाते हुए हम लोग डीपेस्ट पॉइंट पे जाते हैं, यानी कि कोल को एक्सट्रैक्शंस करते हैं। दूसरा, अगर बेंच नहीं बनाए, डायरेक्ट हम लोग ऐसे स्लोप उतर सकते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक ना? तो आप समझ सकते हो कितनी ग्रेडियंट हो जाएगी। क्या इस ग्रेडियंट पे क्या इस ग्रेडियंट पे मेरा डंपर, टिपर या डोजर या HEMM चल सकता है? नहीं चल सकता है। ब्रेक ब्रेक मारेंगे, पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, कोई भी ब्रेक लगा लीजिए, ये अनबैलेंस होके डायरेक्ट धां खत्म, या फिर लोड लेके ये उठ भी नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए बेंच का फॉर्मेशन बनाते हुए हम लोग नीचे तक जाते हैं। ठीक, दूसरा पर्पस ये हो गया। हाँ, एक बेंच फेस का डिफिनेशन आप लिख लीजिए। बेंच फेस किसको बोलेंगे? अगर हम लोग इधर से आ रहे हैं तो ये हो गया आपका बेंच फेस, यानी कि वर्किंग पॉइंट बेंच फेस, ये आपका बेंच फेस। डिफिनेशन लिख लीजिए। दिस वन इज बेंच फेस, दिस वन। ओके, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, टोपोलॉजी कर रहे हैं, तो ये आपका बेंच फेस हो जाएगा। बट हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं ना, हॉल रोड पे चल रहे हैं ना, तो ये हमारा बेंच फेस। इसी को हम लोग बेंच फेस बोलते हैं। फेस मतलब सामने, दिशा। तो बेंच फेस का डिफिनेशन है द वर्टिकल और नियर वर्टिकल सरफेस बिटवीन क्रेस्ट एंड टॉय। द वर्टिकल the verticals distance sorry the verticals और नियर वर्टिकल और नियर वर्टिकल surface between surface between the crest and toe, the crest and TOE toe। ओके, उसी को हम लोग बेंच सरफेस सॉरी बेंच फेस बोलते हैं। ओके, नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब आते हैं बर्न में। बर्न क्या होता है? अरे खोटा भाषा में अगर बर्न समझना है तो पचरी बोल दो।
पचरी या फिर छोटा सा दीवार, इसकी दीवार छोटा सा। और कहाँ पे आप ओपन कास्ट मेथड ऑफ वर्किंग में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको ईटा सीमेंट और बालू नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको दीवार किससे बनाना है, ओबी से या फिर कोयला है तो कोयले से, ठीक है। तो उसी को दीवार ना बोल के हम लोग माइनिंग के टर्म में बर्न बोलते हैं। और ये प्रॉपर एक डायमेंशन होता है, ऐसे नहीं कि दीवार इतनी 6 मीटर 7 मीटर खड़ा कर दें, ऐसे नहीं, ठीक है। मैंने बताया था ना 2.5 मीटर नीचे की चौड़ाई और ऊपर की 1 मीटर और हाइट, जितनी आपकी HEMM की टायर का डायमेंशन रहेगा उतना। तो बर्न लिखिए, फिर हम लोग समझाएंगे। बर्न, बर्न का BERM होता है, BERM, ये बर्निंग चलना हो गया भाई, BERM बर्न, ठीक है, BERM, BERM, ठीक है। A lake or embankment at the edge, a lake or embankment of the edge, अरे कैमरे में आ रही है ना। लेग मतलब समझते हो, लेग मतलब पेड़, पेड़, अरे पेड़, दिस वन, लेज, सॉरी लेग नहीं, लेज, एज के बाद लेज, LEDGE, a ledge or embankment of the edge of a bench, of a bench often constructed of waste rock, often, where it is often constructed of waste rock, of waste rock या फिर OB, to prevent material, to prevent material free fall, free fall ही है ना, material from falling into pit, to prevent material from falling, from falling into pit या फिर dig, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। falling, rolling down into, falling into pit या rolling down या फिर
इसी में बना के दिखा देता हूँ, गैदरिंग हो जाएगा। मैं रफ करके फ्रेश बना देता हूँ। अच्छा, इसमें है ना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बर्न, सपोज दैट ये हमारा एक मिडिल बेंच, ये हमारा मिडिल बेंच, यहाँ से यहाँ तक हमारा डंपर या फिर टिपर एज इट इज यहाँ से जा रही है, ये ऊंचा, अरे भाई बन जा। ये डंपर हमारा होल रोड में जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू जा रही है। इन द केस मॉर्निंग शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट यानी कि डे शिफ्ट में, उजाला में तो ये हमेशा दिखेगी कि भाई इधर खाई है या फिर उधर खाई है या फिर इधर गड्ढा है या दूसरी बेंच है, ठीक ना। बट नाइट में क्या होती है, प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट होता ही है, बट कभी कभी नाइट में हो सकता है ड्राइवर को आंख लग जाए, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा सेकंड के लिए भी, तो ये चक्के स्टेयरिंग अगर राउंड हो गई तो ये डायरेक्ट जाके कहाँ गिरेगा, ऐसे खाई में, मतलब खत्म। तो ये चीज ना होने के लिए हम लोग बर्न दे देते हैं रोड के इस पास भी और इस पास भी। ये एक सेफ्टी एम्बेडमेंट है, एक कंस्ट्रक्शंस हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में पचरी बोलते हैं या फिर एक छोटा दीवार बोल सकते हैं। अब ये अगर मैं भी अगर आंख थोड़ी सी लगी एक सेकंड के लिए और ये टर्निंग होके यहाँ पे आ गई, तो क्या होगा, ये गिरने से इसको रोक देगा और चक्का ऐसे थोड़ा सा चढ़ जाएगा या फिर थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसकी आंख खुल जाएगी, तो ये कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह का एक सेफ्टी सेफ्टी कंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, ठीक। और इसका डायमेंशन क्या होता है, ये आपका नीचे का जो चौड़ाई होती है वो 2.5 मीटर होनी चाहिए, और जो हाइट रहता है ये डंपर का चक्का का जो डायमेंशन है ना, इतना उतना होना चाहिए, चक्का का डायमेंशन इतना इसका हाइट रहना चाहिए। ठीक। और ऊपर का ये जो ऊपर का कितना चौड़ाई होगा, ये 1.5 मीटर या फिर 1 मीटर है, इसका मैं दिमाग से उतर रहा हूँ ये, ठीक। अब वहां पे आपको ओपन कास्ट माइंस में ना तो आपको पत्थर ईटा मिलेंगे और ना सीमेंट बालू मिलेंगे, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन करना कैसे है, अगर ये आपका फेस है तो फेस से ही थोड़ा थोड़ा माल तोड़ते हुए मशीन से
गिराते हुए इधर कंस्ट्रक्शन कीजिए और इधर कंस्ट्रक्शन कीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा इतना हाइट आ गई है, इतना चौड़ा हो गई है, तो फिर आगे बढ़ते जाइए। एज इट इज कोयले का भी आप बर्न बना सकते हैं, या ओबी है तो ओबी का सबसे बेस्ट रहेगा, हार्ड रहेगा तो ओबी का भी बर्न बना सकते हैं। इसी को हम लोग बर्न कहते हैं। ठीक। और इसमें और क्या पढ़ना है? सिलेबस देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑलमोस्ट हो गया। क्रेस्ट, टोइक, स्लोप, एंगल्स ऑफ स्लोप किसको बोलेंगे? अच्छा, ये आपको छुट्टा हुआ है। चलिए स्लोप एंगल्स अब चलते हैं। एंगल्स ऑफ स्लोप मैंने बताया था, ये स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो एंगल्स है ये कितनी जा रही है, या फिर ओवरऑल एंगल कितनी जा रही है, ढाल कितना हो रहा, तो ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रेडियंट पूछेंगे तो ग्रेडियंट 1:16 होना चाहिए। ठीक। तो एंगल ऑफ स्लोप का डिफिनेशंस लिखते हैं हम लोग। दिस इज एन एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन जॉइनिंग टॉप मोस्ट क्रेस्ट। दिस इज an angle between an angle between horizontal and the line joining topmost crest, topmost crest, 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 and bottommost toe of the bench, and bottommost toe, toe of the bench. ओके। आप इसको भी एंगल ऑफ स्लोप बोल सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल टॉप मोस्ट ऑफ द बेंच जो होगा, ये टॉप मोस्ट ऑफ द बेंच, दिस वन, और लोवेस्ट का जो टॉप मोस्ट ऑफ द बॉटम होगा टॉय का, उसी को हम लोग एंगल्स ऑफ स्लोप कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए। तबीयत भी खराब है और 1 घंटे से चलिए अब यहाँ तक सारे हाइट, विड्थ, एंगल्स ऑफ स्लोप, टॉप, क्रस्ट। अब एक रह गया मेन टॉपिक, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ किसका, हाइट एंड बेंच ऑफ द ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक, नोट डाउन कीजिए आप। इसके बाद रैंप। अच्छा, होल रोड। होल रोड तो अभी पढ़ना नहीं है।
तो चलिए बेंच हाइट को अब डिफाइन करते हैं। Bench height, the vertical distance between two consecutive level. The vertical distance between two consecutive level, consecutive, consecutive लेवल और बेंच बोल सकते हैं, और बेंच इन ओपन कास्ट माइंस, इन ओपन कास्ट माइंस are called bench height, are called bench height. Okay. डिफाइन के साथ साथ आप लोग फिगर या फिर डायग्राम को बनाते हुए चलिए, ताकि आपको और एग्जामिनर को भी समझ में आए कि बंदा क्या कहना चाहता है। अगर फिगर बना दिए साफ साफ तरीके से तो आप डिफिनेशंस कभी देखेंगे नहीं, आपके जो भी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, ठीक ना, वो डायरेक्ट फिगर देख के ही आपको नंबर दे देंगे। ठीक, तो कहता है द वर्टिकल डिस्टेंस, आप ये एक होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल्स, ठीक ना। तो कहता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेवल और बेंच, वर्टिकल्स यानी कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेवल्स और बेंच, ये बेंच बना दिए तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, ये दिस वन टू कंसेक्यूटिव लेवल, ये लेवल ये लेवल, इसी को हम लोग बेंच हाइट बोलते हैं। ठीक, अच्छा बेंच हाइट का इम्पोर्टेंस क्या है? बेंच हाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर बेंच हाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं हो तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा, हैंडलिंग, ओबी हैंडलिंग या कोयल हैंडलिंग में दिक्कत होगा, स्लोप मेरा सही से नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। बेंच अगर ज़्यादा या कम करते उसमें भी दिक्कत है, अगर ज़्यादा करते तो हो सकता है बरसात के समय बेंच धंस भी सकता है, ठीक है। और छोटा कर दे तो बहुत सारा बेंच हमको बनाते हुए, यानी कि नीचे उतरते हुए 10 बेंच बन गए, 10 बेंच में पता चला कि 10 लीटर डीजल फूक दिया, तो वो सब भी देखना है, मेंटेन करते हुए हम लोग को बेंच हाइट का एडवांटेज लेना है। और इससे ट्रांसपोर्टेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो प्रोडक्शन रेट भी आपका अच्छा जाएगा, इसके बाद स्लोप भी मेंटेन होगा और कोई जूलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि विंड, ग्लेशियर वाटर, समर सीजन, विंटर सीजन, ये सब इफेक्ट नहीं करेंगे, बेंच को गिराएंगे नहीं। ठीक, ये आपका बेंच हाइट हो गया। अब हम लोग बेंच विड्थ को डिफाइन करेंगे। बेंच हाइट तो आपको समझ में आया, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अब बेंच की चौड़ाई से क्या फायदा है आपको?
बेंच की चौड़ाई से क्या फायदा है? भाई बेंच की चौड़ाई से फायदा क्या है? ये बेंच की चौड़ाई नहीं पूछ रही, ये बेंच की चौड़ाई मतलब होल रोड की क्या फायदा है? होल रोड अगर चौड़ा होगा तो, होल रोड चौड़ा होगा तो भाई आपकी टिपर इजीली ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक ना? और अगर ज़्यादा चौड़ाई टू टू वे है तो एक रास्ते से जाएगी एक रास्ते से आएगी, इस तरह का आपका बेनिफिट होगा। वन वे टू वे तो एक रास्ते से जाएगी एक रास्ते से आएगी, आसानी से एक टिपर आप यहाँ भी घुमा सकते हैं यहाँ भी घुमा सकते हैं, अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो कहीं भी आप घुमा सकते हैं, टर्न ले सकते हैं, ठीक ना? तो इस तरह से आपको फायदा होगा बेंच चौड़ाई, और स्टेबिलिटी ऑफ बेंच बनी रहेगी, स्थिरता बेंच की बनी रहती है, वो ढलान में धंसती नहीं है या बरसात में ढहेलेगी नहीं ये बेंच। तो इसमें वर्टिकल था और उसमें क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो बेंच विड्थ का डिफिनेशन लिखिए। एक एक चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, एक एक चीज। अगर कोई टीचर इतना बता दे तो काफी मानने मानना पड़ेगा, बट हमारे टाइम पे इतना डिस्क्राइब और इतना बेहतर तरीके से समझाया नहीं जाता था। खुद सेल्फ स्टडी कॉलेज एज ए नाम के बराबर क्लासेस होती थी बट रेगुलर नहीं, और कॉलेज बंक मारने के लिए ही कॉलेज होता है। डेफिनेटली बंक मारने के लिए बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हॉस्टल शिफ्ट करते हैं या फिर बैचलर में शिफ्ट होते हैं और कॉलेज नहीं जाते हैं। कॉलेज जाने का मतलब है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मन लगना चाहिए, कैंटीन अच्छा होना चाहिए, बिजली फैसिलिटीज ये अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपका फैकल्टी भी अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा लल्ला किसी का रो रहा है तो लल्ले की गलती नहीं है कि वो रो रहा है, गलती माँ की होती है कि उसको सही टाइम पे सही सही समय पे दूध पिलाए या फिर खाना दे, तो डेफिनेटली वो रोएगा नहीं। सेम इट इज, हम लोग स्टूडेंट हो जाते हैं लल्ला और हमारे फैकल्टी हो जाते हैं मम्मा। मम्मा अगर सही से पढ़ाए तो कोई भी बंदा सीखने और सिखाने के लिए ही कॉलेज जाते हैं ना, तो डेफिनेटली सीखेंगे ही। दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन, ये क्रस्ट नहीं होगा टॉय होगा, टू कंजुकेटिव लेवल, एक मिनट, the horizontal distance between the crust between the crust of a bench and toe crust of a bench and toe of the bench and toe of the toe of the bench above it, toe of the bench above it, ओके। चौड़ाई का डिफिनेशन ये रहा। The horizontal distance between the crust of bench and toe of the bench above it, ये वर्टिकल डिस्टेंस, दिस वन खड़ा खड़ा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक घंटे की क्लास हो गई, अभी इसके बारे में बेंच विड्थ और बेंच हाइट की क्या प्रोविजंस है डीजीएमएस में क्या है, ये सब बाकी हो गया, यानी कि एक टॉपिक आपका रह गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग बेंच का
पैरामीटर्स डायमेंशंस देख लेंगे, कितनी हाइट में कितनी क्या रखनी है। उसके बाद चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट चैप्टर मशीनरीज के बारे में, ओपन कास्ट मशीनरीज। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड नाइट। काफ़ी रात हो चुकी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग कि लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, ये सब के लिए मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको प्यास लगी है तो खुद आपको कुआं के पास जाना होगा, कुआं आपके पास नहीं आएगा। बट कभी कभी मेंटलिटी ऐसी होती है कि आपको बहुत अच्छा चीज कहीं मिल जाता है तो उसे आप छिपा के रखना चाहते हैं, या फिर कहीं किसी जगह से आपको बहुत अच्छा चीज मिलते जाता है कंटिन्यू, तो आप उसे छिपा के रखना चाहते हैं। लेकिन एजुकेशंस के टर्म्स में आप ये कभी ना सोचें, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है। मेरे कहने का मतलब ये रहा कि अगर मैं बहुत अच्छा या फिर अच्छा भी हूँ माइनिंग फील्ड में, और आपको या फिर आप तक जो बातें रखता हूँ या फिर जो भी लेक्चरर रखता हूँ वो आपको समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको मन में खटास होगा कि सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ना करेंगे। मतलब मेरे मन में भी एट ए टाइम ऐसा भी आता था कि मेरे को कोई अच्छा टीचर मिल जाता था तो मैं लोगों को बताता नहीं था कि वो बहुत अच्छा टीचर है, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत अच्छा चीज़ सबको मिल जाए तो कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही। बट ऐसी द्वेष, ऐसा भावना कभी नहीं रखे। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि सर वो पंकज केवट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, उसको उसकी वीडियो या फिर पंकज केवट की वीडियो देखिए, ठीक ना। ये द्वेष मन में ना रखिएगा कि उसे बता देने से या आपके फ्रेंड सर्किल को बता देने से आप कमजोर हो जाएंगे। आपका जितना नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा हुआ है कितनों भी आप जी जान लगा दे वो चीज आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो द्वेष कभी नहीं रखें। अपने दोस्तों और अपने बैचमेट या फिर फ्रेंड सर्किल को थोड़ा संपर्क में रखिए ताकि हमारी वीडियो कंटिन्यूटी चलते रहें और व्यू आए। ओके, व्यू आने का मतलब ये नहीं कि मेरा मकसद है पैसे कमाना, ठीक ना। मेरा मकसद ओनली वन थिंग्स है कि आप तक हमारी एजुकेशन पहुंचे, जो हमारे अंदर ज्ञान है वो आप तक पहुंचे। ओके, तो आप समझदार हैं, बाकी आप समझते हैं। थैंक यू।